हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे। तो जब भी हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ये रिफॉर्म्स इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही नोटेबल इवेंट था। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडियन इकोनॉमी, नोइंग अबाउट दीज रिफॉर्म्स इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये रिफॉर्म्स थे क्या, इनकी जरूरत क्या थी। तो जब भी हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो ये रिफॉर्म्स की सबसे पहले हमें जरूरत क्यों पड़ी। क्यों ऐसा हुआ कि हमें सडनली इतने बड़े बड़े मेजर रिफॉर्म्स लाने पड़े। बेसिकली पूरा आउटलुक ही इंडियन इकोनॉमी का, पूरी आउटलुक की प्लानिंग का चेंज हो गया ये रिफॉर्म्स आने के बाद। बेसिकली 1980 से स्टार्ट होता है ये कि गवर्नमेंट के एटीट्यूड में एक शिफ्ट आता है। तो उससे पहले गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल थी प्राइवेट सेक्टर के रोल को लेकर, ज्यादा फोकस स्टेट पे करा जाता था। लेकिन 1980s में गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा रोल देना चाहिए प्रोडक्शन में। तो थोड़ा सा टैक्सेस कम करे जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, उनके लिए जो रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस है वो कम करी जाती है। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट 1980s में हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा राइज करती है 1980s में, प्लस वो बाहर से भी बोरो करती है। तो क्यों स्पेंडिंग गवर्नमेंट की राइज करती है? बेसिकली गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उनको सब्सिडीज देती है, टैक्सेस कम करती है, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, यानी जो टैक्सेस रेवेन्यू है, वो शॉर्ट पड़ जाएगा रादर देन जी जो गवर्नमेंट का खर्चा है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही थी वो ज्यादा था जितने उससे वो टैक्सेस कलेक्ट कर रही थी। सेकेंडली, ये जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, बेसिकली गवर्नमेंट का ये भी चेंज आता है एटीट्यूड में कि गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट्स लेने लग जाती है। जब बाहर से हम गुड्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं दे आर ग्रेटर देन आर एक्सपोर्ट्स। तो ये आपका एक बीओपी प्रॉब्लम बन जाती है। ये आपका जो करंट अकाउंट है वो भी डेफिसिट में चला जाता है। बेसिकली जब आपका फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट साथ में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बेसिकली जब ये डेफिसिट फेस कर रहा था तो क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो फॉरेक्स में पेमेंट्स करनी थी बाहर के देशों को, तो गवर्नमेंट नहीं कर पाती। तो उस वजह से हमारा 1990 का एक बीओपी क्राइसिस हो जाता है, जब गवर्नमेंट के खुद के खर्चे इतने हैं कि वो बाहर से बोरो कर रही है, बाहर के नेशन से बोरो कर रही है, बाहर के नेशंस को पे नहीं कर रही पा रही अपने इम्पोर्ट्स के लिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास इतना भी फॉरेक्स एक्सचेंज नहीं था कि हम नॉर्मल अपने फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर सके, हम नॉर्मल अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सके। तो अब क्या होता है, गवर्नमेंट जो है आईएमएफ के पास जाती है कि हमें हेल्प कीजिए, हमें लोन दीजिए। तो आईएमएफ कहता है कि हम आपको ऐसे लोन नहीं देंगे, हम आपको तभी लोन्स देंगे जब आप एलपीजी रिफॉर्म्स अनाउंस करेंगे। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स का बेसिक क्रक्स ये था कि अब आपकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंस से इतनी आगे बढ़ गई है कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है अब compete कर सकता है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, और आपका प्राइवेट सेक्टर स्टेट को रिप्लेस करके प्रोडक्शन में ज्यादा हाथ बढ़ा सकता है। तो आपने अपनी इकोनॉमी को इतना क्लोज रखा है, आपने अपने प्राइवेट सेक्टर को इतना बैक फ्रंट पे रखा है। अब टाइम आ गया है कि आप ये दोनों जो रिफॉर्म्स हैं, आप ये दोनों चीजों को, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाएं और बेसिकली एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं वो अनाउंस करें। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो एलपीजी रिफॉर्म्स अनाउंस करती हैं। तो सबसे पहला इसका जो कंडीशन थी वो यही थी कि एफआरबीएम लाया जाए। ये एफआरबीएम क्या है कि गवर्नमेंट अपनी जो स्पेंडिंग है उसको कट करेगी सबसे पहले। गवर्नमेंट जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करती है, जो बेसिकली जो बहुत ही वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है जिसका ध्यान नहीं रखा जाता, तो सबसे पहले तो उसको कट करेगी गवर्नमेंट। देन वी हैव लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब जितना भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है सपोज, वो खत्म की जाएगी। बेसिकली हर चीज को, जब 1990 से पहले हर चीज को ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी, तो वो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट आप हटा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत ज्यादा जो प्राइवेट सेक्टर है वो सफर करता है, उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनके रेवेन्यूज नहीं होता, अल्टीमेटली गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ इफेक्ट होती है और अल्टीमेटली इकोनॉमी बहुत ही इनएफिशिएंटली वर्क करती है ऐसे केस में। देन फ्रीडम टू ऑपरेट, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, आप यहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते, आप यहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते, तो वो हटाई जाए और सिर्फ मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। देन रिजर्वेशंस फॉर एमएसएमईज। बेसिकली जो आपका जो
छोटी एमएसएमईज है उनको इतनी ज्यादा रिजर्वेशन मिली हुई है कि ये सेक्टर एमएसएमई के लिए रिजर्व है, ये सेक्टर एमएसएमई के लिए रिजर्व है, वो रिजर्वेशंस को हटा दिया जाए। क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करती हैं, और रिजर्वेशंस को लेने के लिए, जो रिजर्वेशंस के साथ बेनिफिट्स हैं उसको उठाने के लिए कभी भी लार्ज इंटरप्राइजेज नहीं बनती। तो अगर वो लार्ज नहीं बनेगी तो वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं करती, उनकी ग्रोथ लिमिटेड रहती है, उनकी एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड रहती है। तो इसलिए ये सब चेंजेस जो है लिबरलाइजेशन के तहत आपकी इकोनॉमी को लाने पड़ेंगे, तभी हम आपकी हेल्प करेंगे विद द बेल आउट पैकेज। देन टैक्सेस जो इतने ज्यादा लगा रखे हैं कुछ सेक्टर्स में, वो भी हटाने चाहिए। देन कम्स प्राइवेटाइजेशन। सो बेसिकली 1990 से पहले मेजर जो प्रोडक्शन थी वो हमारा पब्लिक सेक्टर करता था। तो बेसिकली यहाँ बोलते हैं कि आप सिर्फ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में ऑपरेट करिए, डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, तो आप सिर्फ ये सेक्टर्स में ऑपरेट करिए जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है, एंड आप गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करके आप उन प्राइवेट सेक्टर को ओवरसी करिए रादर देन इन्वॉल्विंग इन द प्रोडक्शन। सिर्फ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर जिसमें इन्वेस्ट नहीं करेगी आप वो ऑपरेट करिए, और बाकी सब सेक्टर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दीजिए। देन ग्लोबलाइजेशन, मतलब आप बाहर के वर्ल्ड के लिए अपना कंट्री को खोलिए। सो बेसिकली जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हैं उन पे जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको कम किया जाए, रुपी को डीवैल्यू करा जाए, आपके जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको लिबरली आने दिया जाए। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो ग्लोबलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। एंड मोर ओवर जितने भी इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो जब इन्वेस्ट करते थे इंडिया में उनको बहुत सारी परमिशंस की रिक्वायरमेंट थी, वो परमिशन सारी अबॉलिश कर दी गई इन रिफॉर्म्स के चलते। तो अब ये जब रिफॉर्म्स आए तो ऐसा नहीं था कि बहुत इजीली आए, देयर वर टाइम्स जब इनके अगेंस्ट बहुत सारे डर थे। तो बेसिकली अगर ये रिफॉर्म्स आएंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। सो बेसिकली एक जो कंसर्न था वो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको हम एडवांस टेक्निक से रिप्लेस हो जाएगी। तो बेसिकली क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर बहुत ही एडवांस टेक्निक यूज करेगा, जब मार्केट्स ओपन अप हो जाएंगी प्राइवेट सेक्टर के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, तो वी विल बी यूजिंग एडवांस टेक्निक्स जिसमें लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो उससे हमारी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और इसको एक जॉबलेस ग्रोथ भी कहा जाता है। तो 2000s में हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही थी लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही थी, तो इस सिनेरियो को जॉबलेस ग्रोथ भी कहा जाता है। तो ये बोला जा रहा था कि रिफॉर्म से जॉबलेस ग्रोथ आएगी। तो क्या ऐसा हुआ था कि जॉबलेस ग्रोथ आई थी? बट क्या ये रिफॉर्म से आई थी? चलिए समझते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके वो इंडस्ट्री में जाती है। तो जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो यहाँ पर आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी होती है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री भी होती है। तो अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री ग्रो करती है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी, राइट? बट द थिंग इज कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री ग्रो करे और लेबर इंटेंसिव ग्रो ना करे, पर ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है। तो कोई भी इकोनॉमी ग्रो करने के लिए ऐसा नहीं है कि ग्लोबल इकोनॉमी को कंपटीशन ही देना है और कैपिटल गुड्स ही प्रोड्यूस करने हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करके बाहर बेचते हैं और हम कैपिटल इंटेंसिव इंपोर्ट करते हैं इकोनॉमी ओपन अप होने से, और कुछ कंपटीशन रहता ही नहीं है। तो जरूरी नहीं था कि रिफॉर्म्स के आने से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी ही, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए क्रिएट हो गई क्योंकि हम एग्रीकल्चर की जगह सीधा सर्विसेज सेक्टर मूव कर गए। तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं करी रिफॉर्म्स के आने के बाद, और इसका रीजन ये था क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, और हमारे लेबर जो था वो तैयार ही नहीं था कि वो इंडस्ट्रीज में काम कर सके। तो उस टाइम, और लेबर लॉज बहुत रिजिड थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीजर्स थे वो अभी तक बहुत ही स्लो है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो इन सब वजह से हमारा इंडस्ट्री जो थी वो ग्रो नहीं करी और हमारी एम्प्लॉयमेंट जो थी वो ज्यादा नहीं बढ़ी। सो हम ये नहीं कह सकते ये टोटली रिफॉर्म्स की तरह था। अगर वैसे भी डेवलपमेंट होती और ये सब फीचर्स नहीं होते तो तब भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं बढ़ती। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ रिफॉर्म्स की वजह से था, बट कुछ लोग अभी भी आर्ग्यू करते हैं कि ये चीज रिफॉर्म्स की वजह से थी।
देन गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए एमजी मनरेगा प्रोग्राम चलाया था जिसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है, तो इससे काफी एम्प्लॉयमेंट में और पॉवर्टी रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहा। देन एक फेयर था कि पॉवर्टी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी, जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर एक FRBM है जिसमें गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी तो उससे पॉवर्टी बहुत बढ़ जाएगी, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम करा तो पॉवर्टी एलिवेशन जो स्कीम्स थी वो चलती रही और पॉवर्टी इनफैक्ट काफी कम हो गई रिफॉर्म्स के लिए, तो ये तो बिल्कुल फॉल्स फेयर था। देन इम्पोर्ट्स वुड रिप्लेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जरूरी नहीं है, तो हो सकता है कि आपका इंडिया कुछ और प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया में क्योंकि लेबर ज्यादा है तो टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, और क्योंकि बाहर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं तो वहां पर मशीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाहर के जो गुड्स हैं वो इंडिया के गुड्स को रिप्लेस कर देंगे और इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए कुछ बचेगा नहीं, उल्टा ये इंसेंटिवाइज करेंगे इंडियन प्रोड्यूसर्स को कि वो और अच्छा बने। तो ऐसा नहीं था, ये टोटली ट्रू नहीं था, ऐसा हो सकता है कि कुछ सम एक्सटेंट तक हुआ भी हो बट ऐसा टोटली ट्रू नहीं था। देन वी कम टू लेबर एक्सप्लॉयटेशन, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा, ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए लेबर के लिए हम एक्सप्लॉयट करेंगे, उसके लिए हमारे पास लेबर यूनियंस हैं, हमारे पास लेबर लॉज हैं जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, तो ऐसा नहीं था कि रिफॉर्म्स की वजह से लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये जो फेयर्स थे ये ऑलमोस्ट इनको डील करा जा सकता था, और उसके बाद कुछ फेयर्स को डील भी किया गया, जैसे पॉवर्टी आपकी कम हो गई, ऐसा नहीं था कि इंपोर्ट्स ने कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं था कि ये फेयर्स पूरे हुए। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंसर्न जिसके लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है अभी भी। सो दीज वर द फेयर ऑफ रिफॉर्म्स, एंड नाउ इन रिफॉर्म से काफी हमें फायदा भी हुआ है क्योंकि नाउ वी आर एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. So these were the LPG reforms. If you have any doubt in these reforms, do let me know in the comment section. And if you like the video, do hit the like button.